कल ज़ीरो ऑर्डर हो गया था, उसका एग्जाम्पल, उसका ग्राफ, हाफ लाइफ और फुल लाइफ। ज़ीरो ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। उसका जो रेट कांस्टेंट था वो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। उसका हाफ लाइफ था ए नॉट बाई 2k। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है उसका लाइफ टाइम, 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में वो आया था आपका ए नॉट बाई के। ठीक, उसके बाद आपके पास बेसिकली 3 एग्जांपल्स फेमस थे, वो ध्यान रखिएगा। एक तो फोटोसेंसिटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, और तीसरा आपका डिसोसिएशन ऑफ गैसेज अंडर हाई प्रेशर। तो ये 3 एग्जांपल हैं, तीनों याद रखिएगा। ठीक, हाँ, तो ज़ीरो ऑर्डर भी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे उसका हाफ लाइफ डिपेंड करता था, और उसका जो लाइफ टाइम था वो भी आपका डिपेंड करता था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और है, वो कर लो। उसके बाद तब आपका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल इसका। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का है, लिखो हेडिंग स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्पेशल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आपके पास बेसिकली 2 कंडीशंस आती हैं। देयर आर 2 कंडीशंस। जिसमें पहला आएगा, मान लो आपके पास कोई रिएक्टेंट है A और वो कन्वर्ट हो जा रहा है आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, आपका रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस केसेस में आप जो ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, एज इट इज़ जैसे ड्राइव करके लाए थे वो वही सेम टू सेम वाला ही है, कोई चेंज नहीं किया है इसमें। ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ आप ड्राइव करके लाए थे वो भी एज इट इज़ सेम रहेगा। हाफ लाइफ कितना आया था, ए नॉट बाई 2k, तो ये एज इट इज सेम रहेगा। हाँ, दूसरा, अगर मान लो आप ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन कर रहे हैं, आपको रिएक्शन दिया है और आपके रिएक्टेंट के आगे कोई भी स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट दिया है, जैसे मान ले रहे हैं कि x कोफिशिएंट है वहाँ पे, अब यहाँ 2, 3, 1 जो भी होगा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस सिचुएशन में बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, बस k के आगे वही स्टोइचियोमेट्री आप जोड़ दीजिएगा अलग से, तो x के t। और सेम काम हाफ लाइफ भी लिखते समय t1/2 ए नॉट बाई ये k के साथ जुड़ेगा आगे, तो वो हो जाएगा 2k और साथ में वो भी जुड़ जाएगा आपका x। तो ये ध्यान रखना, जब ये ज़ीरो ऑर्डर बिना स्टोइचियोमेट्री के होगा तो आप ये वाला लगाइएगा। जब स्टोइचियोमेट्री भी साथ में होगा, मतलब रिएक्शन के आगे कोई बैलेंसिंग के लिए लगा होगा, तो उस समय फार्मूला ये लगाना। चांसेस कम है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, बोर्ड में नहीं आने के चांस कम है, लेकिन आ सकते हैं, तो इसीलिए करा दिया। क्योंकि बोर्ड का पैटर्न जैसे चल रहा है कोई भरोसा है नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव पे ही लेके चल रहे हैं, वो है नहीं भरोसा। तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लिख लो, लिखो for zero order reaction, for zero order reaction, for zero order reaction, और रिएक्शन आपको वही है, A gives product, A gives product, full stop. If time taken for 50% completion, 50% completion is 2 minutes, is 2 minutes, full stop. Find the time required for 75% completion of reaction, for 75% completion of reaction. हो गया। अब देखो,
पहले इसमें एक आप मेंटेलिटी पहले ही सेट कर लीजिए ताकि आपको पूरे चाहिए, क्योंकि अभी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों में काम आएगा। जब भी क्वेश्चन में कहा कि कोई भी रिएक्शन पूरा होता है तो 100% में पूरा होता है, अगर कोई रिएक्शन ये कह रहा है कि 40% पूरा हो गया तो 100% में 40 पूरा हो गया। इनिशियल अमाउंट कितना था आपके पास? 100 था, 40 पूरा हो गया, बचा कितना आपके पास? तो फाइनल अमाउंट कितना रखेंगे आप वहाँ? तो अभी आपसे कहा है, इसमें पहले कह रहा है कि 50% एक आपका रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर का है, और उस जीरो ऑर्डर का रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में अगर 2 मिनट का समय लग रहा है तो 75% कंप्लीट होने में उसको टोटल कितना समय लगेगा। ठीक, तो अब आप पहले, अच्छा उसने बता दिया सबसे, केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन का रूल नंबर 1, पहले पता कर लीजिए कि ऑर्डर कौन सा है वो। तो हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको उसने बता दिया है जीरो ऑर्डर है, अगर वो नहीं बताएगा तो आपको रेट कांस्टेंट देगा, के देगा, के की यूनिट दे के बताओगे कि वो कौन सा है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो k इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल अमाउंट 100 मानूं तो 50% कंप्लीट हो गया, मतलब 50 ही तो बचा फाइनल, और इसको खत्म होने में कितना टाइम लगा है? 2 मिनट। अच्छा इसके क्वेश्चन में आप जो जैसा टाइम दिया है आप उसको एज इट इज ही रखा करिएगा, चेंज मत करा करिएगा। मिनट है तो मिनट में ही रखो, आपको फाइनल आंसर किस में मिलेगा? मिनट में। घंटे में है, घंटे में रखो, घंटे में मिलेगा। कन्वर्ट इसमें करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। हाँ अगर एमसीक्यू में होगा तो चेक कर लेना, हो सकता हो क्वेश्चन में मिनट में हो और एमसीक्यू में सेट वो सेकंड में किए होंगे, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो बस आपको के नहीं पता तो आप पहले के निकालो इस फॉर्मूले में रख के पहले, तो के इज इक्वल टू ए नॉट हो गया आपका 100 माइनस 50 अपॉन 2, तो k इज इक्वल टू 100 माइनस 50 बाई 2, ये काट दो, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। अच्छा k रेट कांस्टेंट था, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता था? क्योंकि यूनिट चाहिए ना साथ में, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या था? अब आपको नहीं याद है, सुनो नहीं याद है, जनरल वाला याद करो। जनरल वाला क्या था? मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। जनरल वाला याद रखो ना, आपको जीरो ऑर्डर का चाहिए ना, तो ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एन की वैल्यू जीरो करते ही ये हट जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा? मोल। लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स में हो जाएगा, और पर सेकेंड तो हो गया जीरो ऑर्डर का यूनिट, मोल पर लीटर और पर सेकेंड। फिर चलो के की वैल्यू निकल गई। अब आपसे क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछा है कि अगर वही जीरो ऑर्डर वाला रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है तो कितना समय लगेगा। तो अब आप बताइए सेकंड केस, ये तो पहला केस था जो सॉल्व कर लिया। अब सेकंड केस जो क्वेश्चन कह रहा है कि 75%, इनिशियल अमाउंट इसमें भी आप कितना लेके चलेंगे? 100। फाइनल कितना बचेगा आपके पास? 25, क्योंकि 75 पूरा हो गया, तो 75 पूरा हुआ तो बचा आपके पास सिर्फ 25। और टाइम आपको इसका नहीं पता, लेकिन इसका के पता है ना, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही आपने बोला है, तो इसका तो के आप यूज कर ही सकते हो, उसका 25 सेम काम। तो के इज इक्वल टू ए नॉट मतलब 100 माइनस 25 अपॉन टाइम आपको नहीं पता तो टाइम को इधर भेज दो, टाइम यहाँ आ गया और के यहाँ आ गया, तो के की वैल्यू हो गई 25। तो टाइम इज इक्वल टू 100 माइनस 25, हाँ 75, और 75 बाई 25 काटोगे तो 25 तियाँ, इसका मतलब 3 मिनट लगेगा। अब इसको समझो पहले, आंसर तो निकल ही जाएगा, उसकी नहीं प्रॉब्लम है। समझो पहले 50% को कंप्लीट होने में कितना लगा? 2 मिनट, और 75% को कंप्लीट होने में 3 मिनट, यानी कितने का डिफरेंस आया है? 50 से 75 में कितने का डिफरेंस है? नहीं 25 का, यानी 25 मिनट, 25% रिएक्शन 1 मिनट में हो जा रहा। अब हो सकता हो ये क्वेश्चन सेट किए हैं, अगला क्वेश्चन आपके वो जैसे कभी कभी बोर्ड में होता है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो लिख देगा इन प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से 25% 1 मिनट में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट करा ले जा रहा है? 25% रिएक्शन वो करा ले जा रहा है। तो ये हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, यानी 50% को 2 मिनट लग रहा है और 75% को होने में 3 मिनट का समय लगा। देखो मिनट में ही रखे थे तो आंसर मिनट में ही मिलेगा। ठीक, चलो ये तरीका लंबा था,
तो ये तरीका उनके लिए है जब आप सब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन जब आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इसको पूरा करना ही पड़ेगा। यही सेम क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आया होता तो आप बिना इतना तामझाम किए आंसर कैसे फ्रेम करते। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आप कितना मान के चले थे 100, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% कंप्लीशन होने में, 100 से 50 आने में उसको कितना समय लग रहा है। इसका मतलब 100 से 50 आने में उसको 2 लग रहा होगा, तो 50 से उसको 0 जाने में भी कितना समय लग रहा होगा 2 मिनट। इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों के बीच का लूं तो इन दोनों के बीच का क्या आएगा, इन दोनों का बीच में क्या आएगा 25 आएगा। अगर पूरा होने में 2 मिनट लग रहा है तो आधा होने में कितना मिनट लगेगा। तो इसका मतलब है कि इधर 1 मिनट लगा और फिर इधर 1 मिनट लगा। कोई दिक्कत? आपसे टोटल रिएक्शन कितने मिनट का, कितने परसेंट का है कंप्लीट हो गया है 75, तो 50 यहाँ हो गया और 50 में 25 जोड़ोगे तो ये पूरा 75 हो गया कि नहीं हो गया। 100 से 50 आया, 50 से फिर 25, तो टोटल कितना हुआ 75। कितना मिनट हुआ टोटल? हो गया 3 मिनट डायरेक्ट। तो वो ये एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू में आएगा तो आपको लंबा पड़ेगा ना सॉल्व करने में, वो आप ऐसे भी करके फ्रेम कर, डायरेक्ट आंसर भी फ्रेम कर सकते हो कि 100 से 50 आने में अगर 2 मिनट लगा, इसका मतलब 50 से भी 0 जाने में 2 मिनट लगेगा। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो तुरंत, यहीं से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 100 से 50 ये हुआ, 75 होने का मतलब आपका पूरा 50 ये और 25 और, तो ये हमने यहाँ तक तो पूरा 75% होने में कितना टाइम लग गया कंप्लीट होने में, टोटल 3 मिनट का समय लग गया। तो ये डायरेक्ट तरीका है जब आप एमसीक्यू में फ्रेम करेंगे। समझ आया? ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो। फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट, वही अब इसमें आदत डाल लो लिखने की, वो इसमें लिखने की आदत यही पड़ेगी हमेशा। फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट, 0 ऑर्डर जब तक चलेगा वो यही चलेगा। फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी 0 ऑर्डर, टू बी उसी में आगे, टू बी 0 ऑर्डर full stop, it takes 2 minute, it takes 2 minute for 50% completion, for 50% completion, full stop. Find the time required, find the time required, find the time required for 33.33% completion, 33.33% completion। सेम है तरीका है वही, 0 ऑर्डर पे सब क्या गिवन है आपको रख के एक बार आंसर निकाल कैलकुलेट करिए, एक बार सॉल्व करिए खुद से। चलो अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे एक हिस्सा तो सेम ही कहे हैं कि 50% कंप्लीट हो रहा है, तो ए आप 100 मान लीजिए, ए नॉट आपका 50% ही कंप्लीट हो रहा है, तो 50% का मतलब फाइनल 50 बनेगा। टाइम कितना दिया था इसमें 2 मिनट, तो इसका के निकाल लो पहले। तो के निकालना होगा तो के कैसे निकलेगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, तो के इज इक्वल टू 100 माइनस 50/2, तो 50/2 आ जाएगा ये 25 यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 50% पे। अभी आपसे कहे हैं वो कि 33.33% कंप्लीट हो गया है, 33.33% आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो रुको, इनिशियल ये था ए नॉट, ये था ए, ये था, तो इनिशियल अमाउंट ए नॉट यहाँ आपका 100 ही रहेगा। फाइनल इतना कंप्लीट हो गया है तो 100 में से माइनस बचा कितना आपके पास, 66.66, ये बच गया। टाइम आपसे वो पूछ रहे हैं कितना है, तो पहले k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, तो t इधर करो k इधर करो, तो t इज इक्वल टू ए नॉट है आपका 100 माइनस 66.66 अपॉन, और k की वैल्यू यहाँ कितनी है 25, तो t इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये 33.34 डिवाइडेड बाई 25, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3334 अपॉन 25 इंटू
100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3334 डिवाइडेड बाई 25, यह आ जाएगा 1.33 सॉरी 133। T इज इक्वल टू 133.36 और डिवाइडेड बाई है 100, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये 2 पॉइंट आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1.33 मिनट, मतलब इतना मिनट लगेगा कंप्लीट होने। बस सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ 75% of zero order reaction was completed in 90 minutes, comma 60% of the same reaction would be completed in approximately how many minutes? ध्यान से आराम से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चल करो सॉल्व। चलो तीसरा देखो। इफ 75% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ तो भाई देखो 75% कंप्लीट हुआ है, इतना कंप्लीट हो गया है। तो अगर 75 कंप्लीट हुआ है तो इनिशियल अमाउंट ए नॉट आपके पास हो गया 100 और 75 कंप्लीट हो गया है तो आपके पास बचेगा 25 कंप्लीटेड इन 90 मिनट, और टाइम जो आपको लग रहा है वो लग रहा है 90 मिनट। तो आप अगला काम सीधे पहले के निकाल लो। तो के होता है ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो ए नॉट हो गया तुम्हारा 100 माइनस 25 और बाई 90, तो 100 माइनस 25 हो गया 75 और ये हो गया 90। 5 से काट दो तो 15 पचे 75 और 15 छक्के 6 से अगर काट 5 से काटो अगर, सही है? नहीं 5 से काटे हैं ना, रुक जाओ। ये हो गया 75, ये हो गया 90। इसको 5 से काटो तो ये हो गया 15 और 18 ही तो आ रहा, सही था क्या तुम्हारा? फिर 3 5 3 6 चलो 5/6 के यूनिट भूलना मत, मोल और लीटर पर सेकेंड। चलो ये हो गया पहला। 60% ऑफ द सेम रिएक्शन, 60% 60% अगर कंप्लीट हुआ है तो अगर 60% कंप्लीट हुआ तो कितना टाइम लगेगा? तो ए नॉट हो गया 100, 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना तुम्हारे पास? टाइम तुमसे पूछा है कि तुमको पता है, तो ए नॉट माइनस ओ सॉरी 40, बाकी के को नहीं, टी इधर भेजो, के इधर भेजो। तो टी इज इक्वल टू 100 माइनस 40 और बाकी के की वैल्यू ये रही 5/6। तो टी इज इक्वल टू 100 माइनस 40 कितना हुआ? 60, और ये ऊपर भेज दो तो ये हो गया ऊपर 6, बाकी ये हो गया 5। 6 छौक 36, 360/5। हाँ चाहो तो 60 काट भी सकते हो। 5 × 5 5 12 और 12 छक 72 मिनट। ठीक।
चलो अगला लिखो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर, ऑफ ए डाइमर, DIMER, the rate of formation of a dimer in a second order reaction, in a second order reaction, in a second order reaction is 9.1 into 10 to the power minus 6। बताइए यूनिट क्या होगी इसकी, खुद बताइए, तरीका बताए थे। जो पावर हो, जो जितने ऑर्डर का पूछा उसमें घटा दो, सेकंड ऑर्डर बोला है ये घटा दो, पर मोल लीटर पर सेकंड, हाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड, पर मोल, कैसे? अच्छा नहीं गलत, अरे कर लो, सॉल्व कर लो, फॉर्मूले पर रख के एक बार चेक कर, फॉर्मूले पर रख के एक बार चेक कर लो ना, पीछे वो देख रहे हो फॉर्मूला याद है ना, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, उस पर रख के फट से देखो यूनिट क्या आ रही है, सेकेंड, और देखो देख रही है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का यूनिट क्या है, निकालो क्या है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, हाँ पर मोल 1 हाँ माइनस ठीक, अच्छा 1 माइनस 2, हाँ ठीक। कैसे मेरा गलत हो गया, अब याद अब देखो बुक में गलत दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वही है, हाँ, करो सही, मुझे लगा ही है कि वो ये गलत है, ये तभी मैंने आपसे रुक के पूछा है। लिखो यूनिट, पर मोल लीटर पर सेकेंड, एट 0.01 मोल पर लीटर, एट 0.01 मोल पर लीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि हमने तो सेकेंड ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या, तो एक्चुअल आपसे इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर का आपको दिया है, ठीक है, और कंसंट्रेशन आपको दिया है, तो आप ये सेकेंड ऑर्डर का है ना, आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखने आता ही है, ROR इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट मान लो कोई भी, ऑर्डर तो वो बता ही दिए हैं कि सेकेंड है, तो सीधे सीधे एक की कंसंट्रेशन पावर कितना हो गया 2। आपको ये तो दिए ही हैं, वो ये क्वेश्चन में दिए हैं, वो यही तो दिए हैं आपको, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और रेट कांस्टेंट आपसे पूछे हैं तो के पूछे, और इसका भी तो कंसंट्रेशन भी तो क्वेश्चन में दे दिए हैं 0.01 और पावर 2। अच्छा, तो k इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, एक इधर एक इधर, तो इसको 10 टू दी पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, k इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, इसको नीचे भेजो तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 4 2 माइनस 2 इज इक्वल टू के। ये के निकल गया आपका, समझ आया? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं था ना, आपको तो उसने रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया, उसने कंसंट्रेशन बता दिया, और उसने ये भी बता दिया कि सेकंड ऑर्डर है तो बस पावर तुरंत सेकंड ऑर्डर चढ़ा दो उतना। कंसंट्रेशन क्योंकि एक ही दिया है ना, एक ही तो दिया है 0 पॉइंट, अगर 2 दिया होता तो इसमें बी करके उसका भी आराम से 2 चढ़ा देते, रख के सॉल्व करके के निकाल लेते बस। चलो अगला लिखो, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गैसेस में है, गिव्स 4NO2 गैसेस में है, प्लस O2 ये भी गैस में है। उसके बाद फिर आप कॉमा लगा के, आप एक लाइन में लिखते जाइए, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद लिखो डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T was found to be
found to be 5 into 10 to the power -2 ATM पर सेकेंड। याद है ना ROR की यूनिट, जब लिक्विड या सॉलिड होता था तो मोल पर लीटर पर सेकेंड करते थे, लेकिन जब गैस हो जाता था तो वही ATM पर सेकेंड हो जाता था। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द relative rate of formation of NO2 during this period of time, चलो अब देखो, आपको ये बेसिकली कोई ऑर्डर करिए वो नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर से आपको ये इंट्रोड्यूस कर। अब आप सोचिए, ये इंट्रोड्यूस कराया, इसका मतलब आपको चैप्टर का स्टार्टिंग वाला जाना है, वहां जाना है, क्योंकि इसने ये बोल दिया है। आपसे कहा है कि आपके पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इसकी वैल्यू आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए बताइए अपने पुराने से इसका पहले ROR लिखो जरा। तो इसका ROR लिखोगे तो कैसे लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन N2O5 अपॉन डेल्टा T और 1/2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम और 1/4। ठीक, ये आपको दिया है, ये आप लिख सकते हो। इसको लिखने की लिख तो इसको भी सकते हो, लेकिन इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो आपको एज इट इज कोई मतलब उसका पड़ेगा नहीं, क्योंकि O2 का उसने जिक्र ही नहीं किया है। आपसे इसका पूछा है, आपसे इसका फॉर्मेशन पूछा है कि इसको फॉर्म होने में कि सिर्फ इसका पूछा है, तो इसका कोई काम नहीं है। आप सिर्फ इन दोनों पर आप पूरी प्रायोरिटी रखिए, सिर्फ इन दोनों पर। आप ये बताइए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है? तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई गिवन है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन 1/4 है ना, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इधर आ जाएगा। ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, तो 10 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकाले हो ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालोगे तो किस में आएगा? पॉजिटिव में तो आएगा, इसलिए पॉजिटिव। वैसे भी बताया था ना, नेगेटिव लगाओगे भी तो ये नेगेटिव का काम सिर्फ वैसे भी वो पॉजिटिव कर ही देगा। अब यहाँ नेगेटिव इसलिए नहीं आप लगाए हैं, इसलिए क्योंकि आपको सीधे वैल्यू ही गिवन कर दी है ना, तो ये वैल्यू गिवन करने का मतलब है इसको वैल्यू पॉजिटिव करके ही वो गिवन की होगी, आपको डायरेक्ट गिवन की होगी, आप लिख नहीं रहे, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन की है, इसका मतलब पॉजिटिव करके ही आपको वैल्यू दिए होंगे। ठीक है, अब इसको चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/10 और 1/10 को क्या लिख सकते हो, तो 0.1 और ATM यूनिट क्या रहेगी, ATM पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ऐसे सब क्वेश्चनों से भी डील करना सीखे रहो, वो घुमाएगा ऐसे। चलो अगला लिखो, फॉर द रिएक्शन अब नीचे रिएक्शन लिखो, 2x x कैपिटल वो क्योंकि रिएक्शन लिखने जा रहे हो, तो 2x प्लस y प्लस z गिव्स प्रोडक्ट। नीचे लिखो अब, इफ द रेट लॉ इज फिर लाइन में डैश, रेट इज इक्वल टू k concentration of x and concentration of y का पावर 2। ये लिखो नीचे, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ y का पावर 2
if the concentration of Y is doubled, if the concentration of Y is doubled, what happened to the rate of reaction? What happened to the rate of reaction? रुक जाओ देखो, क्वेश्चन खाली बड़ा जानबूझ के क्या है, कुछ नहीं, वो लिखवाना पड़ा है। आपको रेट दिया है सीधे सीधे, आपसे कह रहे हैं कि एक आपका रिएक्शन था 2x + y + z इज इक्वल टू प्रोडक्ट, वो दे रहे हैं आपको सीधे, आपको रेट क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं, वो दे दिए हैं आपको। आपसे कह रहे हैं अगर मैं y का कंसंट्रेशन अगर डबल कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप ये बताइए, अगर y का कंसंट्रेशन डबल होगा तो जो रेट आप निकालेंगे नया वाला, तो r = kx, और y का कंसंट्रेशन अब डबल किए हैं तो आप कितना कर देंगे 2y, तो 2y का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r रेट। अच्छा, इस पूरे को सुनो, इस पूरे को मैं मान ले रहा हूँ z, नहीं z तो क्वेश्चन में किए हो, इसको मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल a, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। k x 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, और इसको y का ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत। अच्छा, 4 को इधर कर दो और इसको इधर कर दो, ज़्यादा कुछ ना करो, y का स्क्वायर और 4 को इधर कर दो। तो बताओ इतने को ही तो क्या माने हो, तो पूरे को मतलब आप नया वाला जो रेट लिखोगे उसकी जगह आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, a और इनटू, इसका मतलब जो नया वाला रेट निकला है वो पहले वाले रेट के कितना गुना हो गया। अगर y का कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत का तुरंत 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया? तो एमसीक्यू में ही आएगा ये, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही आएंगे कि इतना इसका 2 गुना कर दिया, इसका हाफ कर दिया, इसका ये कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा। समझ आया? दूसरी बात, इतने की वैल्यू माने हैं सिर्फ, पूरा मत मान लेना, सिर्फ इतने की वैल्यू को ए माना गया है सिर्फ, ताकि इतने को रिप्लेस करके, सिर्फ इतने को रिप्लेस करके आपने ए लिखा है वहां पे। समझ आया? डालो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो। If the rate of a chemical reaction, if the rate of a chemical reaction depends only on the concentration of one reactant and is directly proportional to it, comma, then the reaction is called first order reaction. Then the reaction is called first order reaction. हो गया? चलिए देखिए, अब ध्यान से देखना, डेरिवेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर का तो बड़े सिंपल में हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है चांसेस पूछने के, तो ध्यान से देखिएगा। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इस रिएक्शन का ROR लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो पहले वाले तरीके से। तो पहले वाले तरीके में क्या लिखते थे, DA/dt
आगे 1 है तो मतलब पावर तो मतलब आगे माइनस लगेगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इंटीग्रेटेड वाले लिखो, दूसरे वाले लिखो, तो आर ओ आर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर का ड्राइव करने जा रहे हैं तो पावर कितना रहेगा 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, वो आप चाहो तो ऐड कर लेना वहां पे एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट dA माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A। अब ये जो माइनस साइन है वो इनको दे दो, तो ये जो माइनस साइन उनको दोगे तो ये हो जाएंगे dA। अच्छा एक काम और करो, ये जो A है ना, इस A को यहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा dA अपॉन A, माइनस उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस, और dt उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा k dt। इसमें कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड क्योंकि इंटीग्रेटेड निकालना है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। चलो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो dA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस के dt, इसका भी इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखने की बारी आई तो लिमिट रखना सिखाए थे, जिसके साथ d लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो जब आपका टाइम 0 है, जब आपका टाइम 0 था, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय आपके पास कंसंट्रेशन इनिशियल होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना A0, और जब कुछ टाइम बीत जाएगा तो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स, dA बाई A का इंटीग्रेशन होता है log बेस E A, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आएगा log बेस E A, और ये हो गया A0 अपॉन A इज इक्वल टू माइनस बाहर के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो माइनस के बाहर dt का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और ये हो गया 0 से t। अब एक बार ये चीज समझ लो, ये जैसे कंफ्यूजन होगी अगर, तो इसका सिंपल तरीका, ये dA बाई डी है ना, अगर यही ऐसे होता ना dx बाई dx ऐसे होता, अगर dx x बाई x, अगर इसका इंटीग्रेशन कोई पूछता तो तुम क्या लिखते, log बेस e x। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि dB अपॉन b का इंटीग्रेशन कितना होगा तो क्या होता, log बेस e b। कोई कह रहा है कि dy अपॉन y का इंटीग्रेशन कितना होगा तो log बेस e y। पैटर्न समझ गए ना? तो इसका याद रखो यहाँ पे कि dA बाई dA का इंटीग्रेशन हो गया log बेस e a। ठीक, चलो अच्छा, log बेस में क्या है आपका, बेस में e है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि बेस e जब तक रहेगा आप उसको न्यूमेरिकल पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं। लॉग तब यूज किया जाता है जब आपका बेस e ना हो के बेस 10 होता है, तो अभी वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और बेस e से बेस 10 में चेंज करने याद है कैसे करते थे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके करते थे। ठीक है, वो अभी आगे करोगे। अच्छा अब वही करो, एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो। तो अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो log बेस e, अपर लिमिट में कौन आएगा a माइनस, फिर लोअर लिमिट तो log बेस e a0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आगे ये लगेगा बड़ा माइनस के, और एक बार अपर लिमिट t, एक बार लोअर लिमिट। चलो तो ये हो गया log बेस a माइनस log बेस, अच्छा नीचे e लिख देना, e a0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है, लेकिन इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो भी लिख फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। इसको आप न्यूमेरिकल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉग का बेस e है, और हमें जितनी भी लॉगरिथम सॉल्व करना सिखाई गई है वो बेस e पे ना होके बेस 10 पे सिखाया गया, तो आप इसको यूज नहीं कर। लेकिन जब ग्राफ फ्रेम करना हो, ग्राफ वो इसी फ्रेम होगा, ये ध्यान रखिए, ग्राफ इसी फ्रेम करेंगे अभी आप। ठीक, अच्छा यहीं पे मैं ग्राफ भी इसका करवा दे रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको फिर अलग से वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पे ही आपका फिट बैठेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, mx आपको दिख रहा है, mx दिख ही रहा है, एक इसमें y पे आ जाएगा और एक इसमें आपका उस पे जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो ऐसा करो, इसको भेजो उधर उस साइड,
तो ये हो जाएगा log बेस ई ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, और ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस log बेस ई ए नॉट। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लो, क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, चलो y एक्सिस पर log बेस ई चला गया, x एक्सिस पर टाइम चला गया, स्लोप की वैल्यू माइनस के हो गई और इंटरसेप्ट भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, और किसी का माइनस के आया था स्लोप? जीरो ऑर्डर में भी स्लोप माइनस के ही आया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहां भी चेक कर जा, पलट के पीछे देख लो, जीरो ऑर्डर का भी स्लोप माइनस के ही आया था। चलो सी आपके पास सी की वैल्यू इंटरसेप्ट जीरो है कि नहीं है? जीरो नहीं है, इसका मतलब ग्राफ जीरो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, या तो ऊपर या तो, अब सी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टार्ट तो यहीं से होगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा, अच्छा इस पे तो y एक्सिस पर आपका आ गया log बेस ई ए और x एक्सिस पर आ गया आपका टाइम, ठीक है। अब जरा चेक करो स्लोप की वैल्यू किस में है? माइनस, तो स्लोप ऐसे कि स्लोप ऐसे? स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नीचे जाएगा, तो अगर नीचे जाएगा तो ये ऐसे चला गया। और किसी भी ग्राफ का फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हो, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, और tan थीटा, स्लोप आया कितना है? ये एंगल जरा चेक करो, 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? और 90 से बड़ा जैसे होता है tan की वैल्यू नेगेटिव शो कर देता है, तो इसीलिए तो ये जो ग्राफ, अच्छा और ये जो वैल्यू इतनी यहाँ वाली है, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ये इंटरसेप्ट हो गया log बेस ई ए नॉट हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? तो कभी कभी पेपर में ऐसे ग्राफ ही बना के दे देंगे और आपसे कहेंगे कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, या इस ग्राफ का स्लोप क्या हो सकता है, या आपसे सीधे सीधे वो स्लोप पूछेंगे। तो जैसे हमें पता है, मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में यही बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं रटा नहीं हूँ, मैं बना लूंगा तुरंत। तो आप भी पेपर में जल्दी जल्दी करके बना के चेक कर लेना, क्या है आता रहेगा तो कंपेरिजन में प्रॉब्लम नहीं हो। समझ आया? अभी फर्स्ट ऑर्डर का के नहीं निकला है, अभी तो बस आपने ओरिजिनल शुरू किया है, अभी के नहीं निकला है, उसका इसको बेस ई से किस में कन्वर्ट करना है, अभी बेस 10 में उसको न्यूमेरिकल के पर्पस के लायक बनाना है, और तब उसका भी ग्राफ अलग से फ्रेम होगा। समझ आया? चलो उतारो इतना पहले। चलो अभी इसका मेन फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले एक छोटी सी चीज और देख लो। ये तो भाई क्या होगा, ये होगी ना, हाँ ये हो गया। चलो ये हो गया, आप कंटिन्यू उसी के आगे ही लिखिएगा, ठीक है? आप कंटिन्यू उसी। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, ये बताओ लॉग का कोई फार्मूला बताया था? log m माइनस log n, इसको क्या लिख सकते हो? log m अपॉन n लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को ये नहीं लिख सकते हो, log बेस e a अपॉन, कर सकते हो ना? कर सकते हो, बताया फार्मूला, ठीक, इज इक्वल टू माइनस के इंटू, कर सकते हो। देखो ये लॉगरिथम के फॉर्मूले से जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर log a माइनस log b है तो उसको log a अपॉन b लिख सकते हो, ठीक है? अब एक ध्यान सुनना, ये log बेस e है, अगर आपने इसको यहाँ से डायरेक्ट हटाया, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इसको a बाई a नॉट लिखना, अगर आपने log बेस e को डायरेक्ट हटाया तो मैथमेटिक्स में एक कांस्टेंट इंटर करता है e, और ये जो पूरा जो पावर है, ये पूरा पावर उसके साइन के साथ ऊपर चढ़ जाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है? अगर आपने log बेस e को डायरेक्ट गायब किया तो उसको बैलेंस करने के लिए मैथमेटिक्स में अपोजिट साइड तुरंत एक कांस्टेंट नंबर, जैसे पाई आपका एक कांस्टेंट नंबर होता है, वैसे ही आपका ये कांस्टेंट नंबर होता है मैथमेटिक्स में e, तुरंत इसके पावर जो भी यहाँ टर्म होगा वो चढ़ा दीजिए और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। तो a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, तो a नॉट e टू दी पावर माइनस k इंटू टी। अब सोचो क्या समझो, ये न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ये न्यूमेरिकल में आप इसको यूज नहीं करेंगे, इसका काम बस कंपैरिजन के लिए किया जाता है। आप इसको अभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, तो बस आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से और कंपेयर करके आप सॉल्व करा लेंगे। ये जो इक्वेशन है ये फेमस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो आपके वाइबा में या आपके पेपर में वो आपसे ये ड्राइव करने कहेंगे
डेराइव द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म डेराइव करिए। तो मैंने अभी आगे क्या, आपको यहां तक तो आना ही पड़ेगा, यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा, डेराइव करना ही पड़ेगा, उसके बाद से ये वाला हिस्सा ले आना, डेराइव हो जाएगा आपका, और डेरिवेशन के लिए आपको देंगे, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो डायरेक्ट इसका आप ग्राफ याद कर लो, ग्राफ भी अगर पूछा जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, जब भी एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ आता है तो एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, वैसे भी माइनस के टी है तो एक बढ़ेगा और दूसरा वहां घटेगा, ठीक। यही बनता है आपका, ये बन गया, आपने बनाया है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस आपने टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, एक घटेगा तो दूसरा अपना बढ़ने लगेगा, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ए धीरे धीरे वैसे वैसे घटता जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? चलो ता कर लो। चलो अब देखो, अब क्या करो, इसको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई, ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के इंटू टी, ये तो माइनस में, ठीक। बेस ई से, ध्यान से सुनना, बेस ई से बेस 10 में अगर जाना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2.30 इज इक्वल टू, ये भी बेस ई है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 2.303 होल इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो लॉग बेस 10 ए अपॉन 2.303 और ऊपर भी 2.303 इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303, तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो आपके पास जो फाइनल बचा वो बचा लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ये जो आप फॉर्मूला लाए हो इसको आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अब आप बेस 10 में लाए हो। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, माने क्या निकालना है अभी, के निकाल, तो अभी के को, इसको निकालने के लिए इसको थोड़ा बहुत और तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, अभी इसको थोड़ा और तोड़ना मरोड़ना है, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफ भी चेक कर लो, तब इसके साथ हम तोड़े मरोड़े इसको भी। अब इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसको भी हम और सिंपल कर देंगे तो थोड़ा और आज हो गया। ये आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, न्यूमेरिकल पर्पस, लेकिन इसका भी ग्राफ चेक कर लो यहीं पे, इसमें भी चेक करो, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी ऑलरेडी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, तो y इज इक्वल टू, यार को उसको यहीं लिख देते हैं, नया फिर से लिखो जरा इसको, तो इसको यहाँ लिखो, तो ये हो गया log बेस 10 a इज इक्वल टू, ये टर्म आगे करो, तो माइनस के टी अपॉन 2.303, कोई दिक्कत, प्लस लॉग बेस 10, अब जरा स्ट्रेट लाइन की कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो y एक्सिस पर कौन रहेगा, ये पूरा चला गया y एक्सिस पर, इंटरसेप्ट ये हो गया, x एक्सिस पर कौन हो गया, तो स्लोप, ये पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, ठीक। बनाओ ग्राफ फिर से, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, चलो ग्राफ c के पास वैल्यू है, तो अगर वैल्यू है तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इंटरसेप्ट है तो मतलब या तो ऊपर से या तो नीचे से, c की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। अब स्लोप आओ चेक करो, स्लोप किस में दिया है, नेगेटिव, इसका मतलब है अब तो क्लियर ही हो गया, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे ही जाएगा। तो ये बन गया आपका ग्राफ ऐसे। एक्स एक्सिस पर आप किसको लिए हैं, टाइम को, तो एक्स एक्सिस पर आपका आ गया टाइम, और वाई एक्सिस पर आ गया आपका लॉग बेस 10 ऑफ ए, और इंटरसेप्ट भी आपके पास आ गया ये पूरी वैल्यू, ये क्या होगा, ये आपकी लॉग बेस 10 ए नॉट,
और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। और कितना है इस बार स्लोप? -k/2.30। अब आप इसमें ये बताइए, जो आपने पिछला ग्राफ बनाया था सेम टू सेम वही तो है, ग्राफ तो सेम ही है, डिजाइन भी सेम है, सब सेम है, बस वहां log बेस e था तो खाली -k आया था, यहाँ log बेस 10 हो गया तो बस डिवाइड कर दिया 2 पॉइंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलो इसको उतारो, इसको अभी तोड़े मरोड़ेंगे। और तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए ड्राइव किया था, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना और है ताकि आपको न्यूमेरिकल में लगाने में आसानी रहे। अब देखो करना क्या है, सुनो, ये जो ये वाला टर्म है, ध्यान से देखो, ये टर्म नेगेटिव में है, इसको उठा के इधर भेज दो, किस में चला जाएगा? और ये वाला जो टर्म है ये उठा के उधर भेज दो, किस में चला जाएगा? तो इसको उठा के इधर करो, तो जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा KT/2.303 इज इक्वल टू log बेस 10 A0 माइनस ये वाला उधर चला गया तो ये हो गया log बेस 10 A KT/2.303 log A माइनस log B। इसको क्या लिख सकते हो? log A/B। तो इसको लिख सकते हो log बेस 10 A0/A, सॉरी A। ठीक, 2.303 को मल्टीप्लाई इधर करो तो K इंटू T 2.303 log बेस 10 A0/A। ठीक, और T को भेजो नीचे तो K इज इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 A0/। ये जो आपका फॉर्मूला आया है ये आप अब एकदम आराम से न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप आराम से न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट हो गया K इज इक्वल टू 2.303, टाइम आपको दिया होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ओ सॉरी रुको, ये हो गया। ठीक, दूसरी बात, इसमें A0 क्या है आपका? A0 क्या है आपका? ये तो A0 हो गया आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन, जैसे आपने उसमें किया था, जीरो ऑर्डर में किया था, और A आपका हो गया फाइनल कंसेंट्रेशन। K आपका क्या हो गया? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और T आपका हो गया टाइम, वही टाइम इनिशियल को फाइनल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, समझ आ गया? चलो तारो, यही है न्यूमेरिकल। चलो अगली हेडिंग लिखो, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर, डेफिनेशन देखो एज इट इज सेम ही है। आपको पता है ना, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में 100% लग रहा है, तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन of a reactant to reduce to फिर से to half of its initial value in a first order reaction is called half life of the reaction, is called half life of the reaction। चलो तो ये बताओ, जैसे जीरो ऑर्डर में किए थे, तो जीरो ऑर्डर में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है जब टाइम आपका जीरो है, और जब आप हाफ लाइफ पे आ गए हैं, आधे पे आ गए हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A0/2 आधी हो जाएगी ना, 50% डिकम्प्लीट होगा वो, तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ A की वैल्यू क्या रखेंगे आप? अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो K इज इक्वल टू 2.303/T हाफ log A0 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है?
अब ये बताओ A0/2, इसको इधर भेजो तो T1/2 2.303 अपॉन के लॉग इसको काट दो और 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो लॉग बेस 10 2 हो गया। ठीक, T1/2 2.303 लॉग 2 की वैल्यू याद है 30 10 आगे पॉइंट लगा दो खाली, बाकी उसके बाद के। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दे देगा 0.693 अपॉन के। कुछ दिखा आपको एक चीज, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ आप ध्यान से देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, जबकि जीरो ऑर्डर का A0/2 के आया था तो A0 पे डिपेंड वो करता था, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो the time in which reaction completes 100%, the time in which reaction completes 100%। आ गया, ठीक है, पूरा होने में भाई पुराना वाला ही। अभी बताओ, अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने को आप लाइफ टाइम कर रहे हैं, तो जब टाइम 0 था तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, और जब 100% रिएक्शन मान लो कंप्लीट हो गया, तो फाइनल अमाउंट कितना बचेगा, 0। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन TLF लॉग बेस 10 A0 अपॉन, इसको इधर भेजो जरा, TLF, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। 0 बाई समथिंग 0 होता है, लेकिन समथिंग बाई 0, और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे, इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू किस में, इनफाइनाइट। मतलब कि यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका मतलब समझ रहे हो, टाइम कितना, लाइफ टाइम का टाइम कितना आया है, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट होता ही नहीं है, और अगर होगा भी तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो आप वहां से ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर टेक्स प्लेस 100%, कभी भी पूरा नहीं हो सकता, 100% नहीं जाएगा पूरा, वो 75%, 60%, 70%, 90% होकर ही रुक जाएगा, पूरा कभी 100% कंप्लीट नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक, होता। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने 3 चीज निकाल लिया। सबसे पहले आपने रेट कांस्टेंट निकाला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये पहला निकल गया। दूसरा आपने हाफ लाइफ निकाला इसका 0.693 अपॉन के, जो कि डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पर। और तीसरा आपने बोला टी ऑफ लाइफ टाइम, जो कि आया आपका इनफाइनाइट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, उतारो उत्तर। चलो लास्ट है, इसमें लिख लो, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में करा देंगे। चलो लास्ट लिखो अब, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
चलो पहला लिखो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स the phenomena known as radioactive decay. फिजिक्स में एक प्रोसेस होता है रेडियोएक्टिविटी, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से कॉन्टिन्यूसली अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं। सबसे बढ़िया कॉमन एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी, आज भी वहाँ बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट आज भी है। इसीलिए मतलब वो जो हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा था एटम बम, वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पाया। इसीलिए आज भी बच्चे वहाँ अगर गर्भ में आ जाते हैं और पैदा होते हैं तो लूले लंगड़े पैदा होते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है, असर है, आज भी वहाँ पे है। तो रेडियो एक्टिविटी जो एग्जाम्पल है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर में आता है, ठीक? कभी कंप्लीट नहीं होगा वो, ठीक? डीके मतलब टूटना, जैसे एलिमेंट है तो वो टूटेगा, अल्फा रे बीटा रे गामा रे में टूटता जाएगा, फिर वो अगला टूटेगा, फिर वो अगला टूटता जाएगा, टूटता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा वो, ठीक? दूसरा आप समझ लीजिए ऐसे ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, वो भी कभी बायोलॉजिकल में देखें तो बैक्टीरिया ना तो अजर अमर होता है ना, आपने पढ़ा है ना 11th में था, बैक्टीरिया इज इमॉर्टल, बैक्टीरिया में मरता नहीं है, वो बॉडी डिवाइड करके तुरंत दो डॉटर है तो वो अजय अमर होता है। तो ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया जब कभी मरेगा ही नहीं तो कभी, क्योंकि जब तक कोई मरता नहीं है तब तक वो लाइफ उसकी पूरी मानी नहीं जाती है। तो बैक्टीरिया मरता ही नहीं कभी, तो आप मान सकते हो ना कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होना और उसका डीके होना किसका एग्जांपल हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल लिखो, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अरे शुगर केन को ये बेसिकली उसको केन शुगर बोलते हैं, वो शुगर केन नहीं होता, वो केन शुगर ही है नाम उसका। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। अब इसको एज इट इज थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, वहाँ आपको आएगा ये पूरा प्रोसेस ही आपको इन्वर्जन कराया जाएगा वहाँ, तो वहाँ दिखाएंगे, वहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक? फोर्थ लिखो, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये ऑलरेडी आपको एल्कोहल फेनॉल ईथर में पढ़ाया जा चुका है, हम जब पढ़ाएंगे फिर से ऑर्गेनिक यहाँ तो वहाँ आएगा, याद रखिए, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और लास्ट पॉइंट लिखो, dissociation of N2O5 and H2O2 ठीक? H2O2, N2O5 and H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। तो ओवरऑल आपका जीरो ऑर्डर हो गया, उसके सारे ग्राफ हो गए, लाइफ टाइम, फुल टाइम, उसका न्यूमेरिकल हो गया। जो थोड़ा बहुत और बचा है वो करवा देंगे, बाकी ऐसा कुछ बचा नहीं है अभी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, उसका लाइफ टाइम, हाफ लाइफ, ग्राफ, जितने ग्राफ बन सकते थे सब करा दिए एग्जाम्पल। इसका सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बचा है, तो नेक्स्ट में न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक? चलिए।